नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम 1885 से लेकर 1947 तक के सभी आपके जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हैं उनको सीक्वेंस में कहानी की तरह और बिल्कुल टू द पॉइंट सभी फैक्ट्स की मदद से कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बात करी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी तथ्यों को सीरियल वाइज कवर किया था। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। दोनों से रिलेटेड सारी जानकारियां सभी तथ्यों के साथ सारी किताबों के फैक्ट्स के माध्यम से हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी 7 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना से हमने शुरू किया था और असहयोग आंदोलन तक हम आ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो जो आपका खिलाफत आंदोलन था किसके विरुद्ध था? ब्रिटेन के विरुद्ध। और किसके समर्थन में था? टर्की के समर्थन में। जो टर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में। क्यों था उनके समर्थन में? देखिए, दुनिया के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, जो उनके धार्मिक प्रधान के रूप में होते थे। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन ने भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि अगर हम जीतेंगे तो खलीफा को अपमानित नहीं करेंगे और जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था न उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया, मित्र राष्ट्रों में आपका अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन ये सारे शामिल थे। जो तुर्की था वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, धुरी राष्ट्रों की तरफ से। जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वीडियो है उसमें हमने उसे डिटेल में देखा। तो पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जीतने के बाद तुर्की के साथ एक संधि करी, सेब्रेकी संधि, और इस संधि के तहत तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम साम्राज्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था खलीफा को अपमानित नहीं करेंगे, तो उन्होंने खलीफा के अधिकारों को भी छीन लिया। अब क्योंकि उन्होंने वादा किया था, यहां पर उन्होंने अपनी वादा खिलाफी कर दी और इसी वादा खिलाफी के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया भारत में, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था। भारतीय मुसलमानों द्वारा खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन फिर चलाया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि आंदोलन था क्या, क्यों इसे चलाया गया था। जब आप सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, अगर आप सिर्फ रटने जाएंगे तो आपको इनको याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, बैकग्राउंड को समझते चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं, तो फिर आप इसको लंबे समय तक आसानी से याद रख पाएंगे। अब खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। खिलाफत कमेटी की स्थापना करी गई। खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में बनी थी, बॉम्बे में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक थे शौकत अली, मोहम्मद अली, जिनको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं दोनों व्यक्तियों को जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, कई सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसमें आपके अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण योगदान था वो अली बंधुओं का था। ठीक है, मोहम्मद अली का यहाँ पर इन्होंने एक घोषणा करी थी, एक स्टेटमेंट दिया था इस आंदोलन के दौरान कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। तो यह स्टेटमेंट भी किसका है? मोहम्मद अली का है। ठीक है, जब बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की स्थापना करी गई, संस्थापक इसके दोनों अली बंधु थे। इसका अध्यक्ष हसरत मोहानी को बनाया गया। क्वेश्चन आएगा बॉम्बे खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संस्थापक ये दो थे, अध्यक्ष हसरत मोहानी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहला घटनाक्रम खिलाफत आंदोलन से जुड़ा। दूसरा, इसके बाद खिलाफत कमेटी का लखनऊ सम्मेलन। इसी खिलाफत कमेटी जिसका गठन हुआ है बॉम्बे में, इसका एक सम्मेलन हुआ लखनऊ में सितंबर 1919 में। इसकी अध्यक्षता इब्राहिम हारून जफर के द्वारा करी गई और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा तुर्की के सुल्तान की धार्मिक सत्ता का समर्थन करना और खलीफा का धार्मिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार बनाना।
यानी तुर्की के खलीफा के जो अधिकार छीने गए, धार्मिक अधिकार, वो उनको वापस दिए जाएं। और इसी के बाद पूरे देश में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो सितंबर में घोषणा होती है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई जाएगी और एक महीने बाद 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। इसी बीच अगले महीने 11 नवंबर को 1919 में जो बंबई खिलाफत कमेटी थी उसी का नाम बदलकर सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑफ इंडिया यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी कर दिया जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो खिलाफत कमेटियां, पहली आपकी मार्च 1919 में, दूसरी बनी है सितंबर 1919 में, जहां पे सम्मेलन हुआ और डिसाइड किया गया कि अखिल भारतीय में यहां पर बनाई जाएगी। अब जो ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी, पहली चीज को नोट कर लीजिए, जब खिलाफत आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भारत का वाइसरॉय चेम्सफोर्ड था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली सम्मेलन, नवंबर में इनका दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का ये पहला सम्मेलन था, क्योंकि अभी तो इसका नाम बदलकर किया गया था अखिल भारतीय, और नवंबर में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी और इसी समय गांधी जी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। इन्होंने कहा था कि ये ऐसा अवसर है एकता का जो 100 वर्षों में भी दोबारा नहीं आएगा। तो दिल्ली सम्मेलन में कहा था, जिसके वो अध्यक्ष चुने गए थे सर्वसम्मति से। गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने की यहां पर सलाह दी। इस सलाह को इलाहाबाद सम्मेलन में, इसके बाद इलाहाबाद सम्मेलन होगा, तो वहां पर इस सलाह को माना गया। तो इसकी सलाह इन्होंने कब दी? नवंबर 1919 के दिल्ली सम्मेलन में। इसमें निर्णय लिया गया कि अली बंधुओं के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया जाएगा। इसके बाद जो अली बंधु थे, इन्होंने M.A. अंसारी के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल, जो भारत का वाइसरॉय था चेम्सफोर्ड, उसके पास भेजा अपनी मांगों को रखने के लिए। लेकिन चेम्सफोर्ड ने मांगों को नहीं माना और उसी के खिलाफ एक शोक दिवस या बहिष्कार दिवस भी जिसको कहते हैं मनाया गया 19 मार्च 1920 को। तो क्वेश्चन आते हैं, खिलाफत दिवस कब मनाया गया, शोक दिवस कब मनाया गया खिलाफत आंदोलन के दौरान, इसके अलावा गांधी जी कब अध्यक्ष बने, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुके हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, कहानी की तरह समझते हुए चले और जो फैक्ट हैं उनको लिखते हुए चले। सीक्वेंस वाइज फैक्ट हैं ताकि आपको सारी चीजें याद करने में आसान हो जाए। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद सम्मेलन आयोजित किया गया। सबसे पहले बॉम्बे सम्मेलन, जहां पर खिलाफत कमेटी बनी, फिर लखनऊ सम्मेलन, जहां पर कहा गया अखिल भारतीय कमेटी बननी चाहिए, फिर दिल्ली सम्मेलन अखिल भारतीय कमेटी का पहला, जहां पर गांधी जी ने सलाह दी असहयोग आंदोलन की, और फिर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद सम्मेलन। यह हुआ जून 1920 में। इसमें डिसीजन लिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, यानी ये दोनों आंदोलन साथ में चलाए जाएंगे और गांधी जी से अनुरोध किया गया कि आप दोनों आंदोलन का यहां पर नेतृत्व करें। मदन मोहन मालवीय के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। क्वेश्चन आता है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि हो जाती है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुष्टि की गई, प्रस्ताव कहां पारित हुआ, उसे हम आगे देखेंगे। पुष्टि हो गई है नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन के हमने 4 सम्मेलन देखे। किस सम्मेलन में क्या हुआ, कौन सा सम्मेलन कहां हुआ, उनको हमने देखा। इसके बाद आती है तुर्की की क्रांति। तुर्की की क्रांति को हमने डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री वाले वीडियो में देखा है, जो हमारा मास्टर वीडियो है। तुर्की की क्रांति 1922 में हुई। सुल्तान के सभी राजनीतिक अधिकार भी खत्म कर दिए गए। धार्मिक अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिए थे, सेब्रे की संधि के तहत राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिए। तुर्की ने मित्र राष्ट्रों विशेषकर ब्रिटेन के साथ संधि कर ली, यानी जिसके लिए लड़ रहे थे, जिस देश के लिए लड़ रहे थे, उसी ने अब ब्रिटेन के साथ संधि कर ली। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और उस सरकार ने 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। और इसके साथ ही भारत में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो भी 1924 में खत्म हो गया।
खिलाफत आंदोलन कहां से शुरू हुआ 1919 से, कब खत्म हुआ 1924 में, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या सम्मेलन थे, किसकी अध्यक्षता किसने करी, किसके क्या कथन थे, उनको देखा। 24 में खलीफा का पद ही खत्म कर दिया गया और खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में दो यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में चलाए जाए थे यहां पर गांधी जी के कहने पर। तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था एचिंसन, इसने एक स्टेटमेंट कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। किसने कहा था? एचिंसन ने कहा था। और किस अवसर पे कहा था? जब ये दोनों आंदोलन साथ में चलाए गए। दूसरा कथन है सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो हिंदू मुसलमान को भारत की दो आंखें किसने कहा था, यह भी पूछा जाता है सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन, जिसके हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नोट्स को यहां पर देखा, टू द पॉइंट नोट्स के मदद से। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन को लेकर। क्या इसके कारण थे, क्या इसके उद्देश्य थे, क्या इसके विरोधी लोग कौन कौन थे, किस किस ने इसका विरोध किया, जब गांधी जी ने इसको स्थगित किया तो किस किस ने गांधी जी का विरोध किया, क्या इसका प्रभाव रहा, सारी चीजों को यहां पर देखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के मध्य में चला गया। डेट्स का यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ, महात्मा गांधी गिरफ्तार कब हुए, चोरा चोरी की घटना कब हुई, डेट्स का बहुत कंफ्यूजन है, वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से। ये डेट सहित पूछी जाती है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन, जिस दिन पहला दिन था असहयोग आंदोलन का, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। तो डेट सहित पूछी जाती है 1 अगस्त 1920। और इसे स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि आप जानते हैं फरवरी में 5 तारीख को चोरा चोरी की घटना होती है, उसको आगे देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। कुछ जगहों पर आंदोलन स्थगित 11 फरवरी को दिया गया है, वो गलत है। आपने पहला रेफरेंस 12 फरवरी को देना है। ठीक है, यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, आंदोलन के कारण क्या थे, चलिए उनको देखते हैं। आंदोलन के प्रमुख कारण थे रोलेट एक्ट का लाया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय का नहीं मिलना, ये एक प्रमुख कारण था। खिलाफत आंदोलन में न्याय का नहीं मिलना, यह भी प्रमुख कारण था। विश्व युद्ध के बाद टैक्स और महंगाई का बढ़ना, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी और साथ में सरकार टैक्स भी लगाए जा रही थी। होम रूल आंदोलन स्वशासन के लिए चलाया गया था, स्वशासन मिला नहीं, तो होम रूल आंदोलन की असफलता, यह भी इसका प्रमुख कारण था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का असफल होना, इस सुधार के बारे में हम अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे इस सुधार की और साथ में स्वराज पार्टी की, तब डिटेल में देखेंगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे। पेपर में आता है कि कौन कारण था, कौन कारण नहीं था। ये प्रमुख कारण थे असहयोग आंदोलन के। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? 3 प्रमुख उद्देश्य थे असहयोग आंदोलन के। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, यानी यहां पर जो जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और जो जो यहां पर प्रभावित लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता करी जाए। तो एक तो ये मुद्दा था, ये इनका उद्देश्य था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था स्वराज की प्राप्ति। क्वेश्चन आता है किस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया गया था? तो 1 वर्ष में स्वराज हासिल किया जाएगा, यह नारा इसी असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यह एक प्रमुख उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन को सम्मानपूर्वक न्याय दिलाना, यानी जो वादा अंग्रेजों ने किया था इंडियन मुसलमानों के साथ, उसको यहां पर निभाया जाए, या कोई बीच का रास्ता यहां पर निकाला जाए जो दोनों के लिए सम्मान की स्थिति हो। तो 3 प्रमुख उद्देश्य कारण हमने देखे और 3 उद्देश्य क्या थे? जलियांवाला बाग, स्वराज और खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन की घोषणा 20 जुलाई 1920 को करते हैं महात्मा गांधी। इस आंदोलन को शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 से। इसी दिन 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन यहां पर हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि इनमें से कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया लेकिन उसके परिणाम वो नहीं देख सके? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1 अगस्त को ही आंदोलन शुरू होता है और इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है।
तिलक के बारे में गांधी जी कहते हैं इनको आधुनिक भारत का निर्माता। तो महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक को। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी तिलक के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं, इनको भारतीय क्रांति का जनक कहते हैं। तो इनको आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू ने इनको भारतीय क्रांति का जनक कहा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1920 में। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया, यानी कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई और जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, उनमें से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। दो क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ और असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई? तो प्रस्ताव पारित हुआ विशेष अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ, और पुष्टि हुई कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने तैयार किया था और इसको पेश चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि इसको पेश किसने किया था। तो ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। कहां हुआ, कब हुआ, कौन अध्यक्ष था, क्या काम हुआ, वो हमने देखा। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। इसी साल 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। ये आपके नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा करी गई और इस अधिवेशन में 3 प्रमुख काम हुए। पहला, तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी गई। बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में एक फंड बनाया गया जिससे असहयोग आंदोलन की आर्थिक सहायता हो सके, तिलक स्वराज फंड, और इसमें लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ रुपए जमा करने का। ठीक है, कहा जाता है कि काफी कम समय में बहुत सारा पैसा इसमें शामिल हो गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ यहां पर, असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। प्रस्ताव पारित हुआ है कलकत्ता में, पुष्टि यहां पर हो गई है। और तीसरा, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कर दिया गया। प्रश्न आता है इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया? 1920 का वार्षिक अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में ही पुष्टि होती है, हमने इसको यहां पर देखा। अब कांग्रेस के अधिवेशनों से पारित हो चुका है ये आंदोलन। अब कुछ इसके विरोध में भी थे, तो किसने इसका विरोध किया और क्यों किया, चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन का विरोध या विरोधी। सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। कारण था विरोध करने का इसका कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, असहयोग आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है। इन दोनों को एक साथ चलाना, इसी कारण पर इसने विरोध किया। इसका कहना था कि दोनों आंदोलन अलग अलग हैं, एक राजनीतिक है, एक धार्मिक है, दोनों को साथ नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, इसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने की भर्त्सना भी करी थी, निंदा भी करी थी। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने की भर्त्सना किसने करी? तो जिन्ना ने करी थी। ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया, असहयोग आंदोलन का, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। चितरंजन दास हालांकि इसके विरोधी थे, लेकिन उसके बावजूद 1920 में इन्होंने इसका प्रस्ताव पेश किया था क्योंकि गांधी जी ने इनको मना लिया था। ठीक है, बाद में ये लोग दोबारा से नाराज होते हैं जब गांधी जी आंदोलन को स्थगित करते हैं, और इसीलिए आप पाएंगे कि ये दोनों फिर स्वराज पार्टी बनाते हैं। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कारण क्या था? गांधी जी द्वारा विधान परिषद के बहिष्कार करना। देखिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। उसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया, केंद्रीय विधानसभाओं का गठन किया गया, चुनाव यहां पर होने थे, हर 3 साल में प्रांतीय चुनाव होने थे। महात्मा गांधी ने कहा कि हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये लोग चुनाव बहिष्कार करने के मूड में नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने इनको मना लिया। इसीलिए कांग्रेस ने जो आपके 1920 में प्रांतीय चुनाव हुए उसमें भाग नहीं लिया। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तो ये अपनी नई पार्टी बनाते हैं और 1923 के जो प्रांतीय चुनाव थे उसमें स्वराज पार्टी भाग लेती है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर के द्वारा भी असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया। इनका कहना था गांधी जी संपूर्ण बहिष्कार की घोषणा ना करें। महात्मा गांधी ने संपूर्ण बहिष्कार की यहां पर घोषणा करी, जिसका विरोध कर रहे थे टैगोर। इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था।
क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और इसके जवाब में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये भी किसने कहा है? गांधी ने। और ये किसने कहा है? टैगोर ने। ठीक है। अगली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भी असहयोग आंदोलन का विरोध किया। इनका कहना था कि ये संवैधानिक तरीके से आंदोलन को चलाना चाहती हैं, तो इन्होंने भी इसका विरोध किया। ठीक है। कई सारे लोगों ने किया, जैसे हमने देखा जिन्ना ने किया, एनी बेसेंट ने किया, शंकर नायर जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने विरोध किया। और सबके सब विरोध करने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये थे विरोधी। अब बात करते हैं इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, क्या क्या इस आंदोलन के तहत बहिष्कार किया गया और क्या क्या स्थापित किया गया। चलिए, शिक्षा का बहिष्कार। सबसे पहले शिक्षा का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। शिक्षा का बहिष्कार सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिला। क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान किस जगह पर शिक्षा का बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल रहा? बंगाल में रहा। उस समय जो बंगाल में नेशनल कॉलेज स्थित था कलकत्ता में, उसके जो प्रधानाचार्य थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। जब यह आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने बहिष्कार का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने यहां प्रधानाचार्य के पद से इस्तीफा दे दिया। जो उनकी आईसीएस था यहां पे, उससे इस्तीफा दे दिया और आंदोलन में जुड़ गए। पंजाब में शिक्षा का बहिष्कार लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में फेल रहा था। सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ, पंजाब में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया, लेकिन मद्रास में यह कार्यक्रम फेल रहा था। ठीक है। कई सारे छात्रों ने अपनी जो कॉलेज थे उनको छोड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो वो उस समय पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनकी डिग्री खत्म होने में उनके पेपर में केवल 20 दिन बचे हुए थे और जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाई को, कॉलेज को छोड़ दिया था। तो कई सारे विद्यार्थियों ने कॉलेजों को छोड़ दिया था। उसको देखते हुए जो आंदोलनकारी थे उन्होंने देसी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर दी। तो प्रश्न आता है, काशी विद्यापीठ कब बना? गुजरात विद्यापीठ कब बना? बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ, ये कब बने? तो ये सब आपके असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 के मध्य में बने। इसको ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा क्या बहिष्कार किया गया इसके तहत? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी का प्रचार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सबसे ज्यादा जो बहिष्कारों में सफल रहा वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार रहा। यह सबसे ज्यादा सफल रहा। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया, वकालत का बहिष्कार किया गया। कई सारे जो बड़े वकील थे उन सब ने वकालत को यहां पर छोड़ दिया था, जिसमें आपके मोतीलाल नेहरू शामिल थे, सीआर दास शामिल थे, गोपालाचारी शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब शामिल थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। 1920 का जो केंद्रीय विधानमंडल चुनाव था उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, उसका भी यहां पर बहिष्कार कर दिया, हड़ताल कर दी उसके विरोध में। तो इसको ध्यान रखना, इसका यह प्रभाव रहा था। क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या सफल नहीं रहा या क्या सफल रहा, तो ये हमने प्रभाव को देखा। इसी बीच 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन किया गया, अहमदाबाद अधिवेशन। यह हुआ 1921 में। 1921 वो साल था जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने करनी थी। जो चितरंजन दास थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करनी थी, लेकिन इस समय ये जेल में थे, तो इनकी जगह पर अध्यक्षता हकीम अजमल खान के द्वारा करी गई। तो 21 के अधिवेशन की अध्यक्षता करनी किसने थी और करी किसने, इसको ध्यान रखना। जो सीआर दास का भाषण था उसे यहां पर पढ़ती है सरोजनी नायडू, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें असहयोग आंदोलन को जारी रखने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अगले चरण के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी गांधी जी को प्रदान कर दी गई। यानी इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका अगला चरण होगा और इसे भी अब शुरू किया जाएगा। यह था अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है। इसके बाद 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली से घोषणा कर दी। महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। जब चौरी चौरा घटना होगी तो भी महात्मा गांधी बारदोली में ही रहेंगे। ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन स्थगित होगा वो भी बारदोली से ही होगा। 1 फरवरी को महात्मा गांधी ने घोषित किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हो पाता। 5 तारीख को ही क्या घटना घट जाती है, चौरा चौरी की घटना घट जाती है। उसे हम अभी आगे देखेंगे।
असहयोग आंदोलन पर एक अंग्रेज अधिकारी कूपलैंड ने स्टेटमेंट दिया। कूपलैंड ने कहा, गांधी ने वह कर दिखाया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के अंदर पूछा गया है, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वहां पर ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी के बारे में कूपलैंड ने ये वाला स्टेटमेंट किस आंदोलन के बारे में कहा है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा 1918 में बंबई का जो गवर्नर था वेलिंगटन, जो आगे जाके भारत का भी वायसराय बनेगा, इसने कहा कि महात्मा गांधी ईमानदार तो हैं किंतु वोल्शेविक हैं और इसी कारण बहुत खतरनाक हैं। वोल्शेविक क्या होते हैं? देखिए, हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियो देखी थी, उसकी वीडियो को कवर किया था, उसमें देखा था रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो रशिया की क्रांति है उसे वोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। वोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक या बहुसंख्यक का नेता, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल में उस वीडियो में बात करी थी, बोल्शेविक और मेंशेविक क्या होते हैं, ठीक है। तो ईमानदार किंतु वोल्शेविक है और इसी कारण बहुत खतरनाक है। गांधी को किसने कहा था? वेलिंगटन ने कहा था। अब आएगी चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 को। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चोरा नामक जगह पर पुलिस के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। 4 तारीख को पुलिस के साथ यहां पर इनकी मारपीट हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए 5 तारीख को जो भीड़ आती है यहां पर पुलिस चौकी में आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा यहां पर जल जाते हैं। कई जगहों पर डेट को लेकर कंफ्यूजन है इस घटना की, कहीं पर 4 फरवरी है, कहीं पर 5 फरवरी है। आपने पहला रेफरेंस 5 फरवरी को ही देना है, ठीक है। इस घटना की सूचना महात्मा गांधी को 8 फरवरी को मिलती है। तार के माध्यम से इनको ये खबर पहुंचाई जाती है। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंचाते हैं। 12 फरवरी को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, स्थगित कब किया गया? 12 फरवरी 1922 को। कुछ जगहों पर 11 फरवरी दिया गया है, वो गलत है। 12 फरवरी इसका सही आंसर है। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग उस समय भारत का वायसराय था। तो ये घटना क्रम है। 5 तारीख को घटना घटी, 8 तारीख को जानकारी मिली, 12 तारीख को बारदोली से आंदोलन स्थगित हो गया। क्वेश्चन आता है, जब चोरा चोरी की घटना हुई महात्मा गांधी कहां थे? बारदोली में थे, ठीक है। इसके बाद 10 मार्च को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में उनके ऊपर केस चला। असंतोष भड़काने के आरोप में महात्मा गांधी को 6 साल की सजा दे दी गई। तो किस जज ने उनको 6 साल की सजा सुनाई? ब्रूमफील्ड ने। गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो 1922 में जेल हुई थी, 24 में इनको रिहा कर दिया इनकी खराब सेहत के कारण। इसके बाद जब वो जेल से छूट कर आए तो 1924 से लेकर 1928 तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इस दौरान महात्मा गांधी कई सारे रचनात्मक कार्यों में लगे रहे, जैसे 1924 में अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना कर दी, देश भर में खादी भंडार की स्थापना कर दी, चरखा को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बना दिया। ये सारे काम वो इस दौरान करते रहे, खादी के विकास में लगे रहे। इसके बाद 1928 में जब साइमन कमीशन आता है, उस समय महात्मा गांधी वापस सक्रिय राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो ये महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, उसका प्रभाव कब खत्म हुआ, खत्म होने के बाद क्या प्रोसेस था, महात्मा गांधी को जेल कब हुई, कब उनको रिहा किया गया, उसके बाद उन्होंने खादी संगठन की स्थापना कब करी, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया 12 फरवरी को, तो उसका भी विरोध किया गया। कई सारे लोगों ने विरोध किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां से आती हैं, चलिए देखेंगे। कई लोगों ने नौकरियों को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अब महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, तो इस वजह से महात्मा गांधी का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला। फरवरी में ही 24 फरवरी 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक होती है, जिसमें गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाता है और यह निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन पूछ सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पे था, वापस लौटने का आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था।
तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने को राष्ट्रीय दुर्भाग्य किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इन्होंने खुद अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब उस समय जेल में बंद थे। तो जेल से इन्होंने पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें लाला लाजपत राय कहते हैं कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन आ जाएगा, असहयोग आंदोलन के स्थगित करने पर यह स्टेटमेंट किसका था? लाला लाजपत राय का। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि केप कैमूरिन की गलती की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? केप कैमूरिन यानी कन्याकुमारी में अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो हिमालय में किसी व्यक्ति को आप सजा क्यों दे रहे? ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। अबुल कलाम आजाद ने इसे महान भूल कहा था। गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने को कहा गया महान भूल। किसने कहा? अबुल कलाम आजाद ने। और जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कहा कि कोई धावक शुरू में तेजी से दौड़ा और अंत में ठोकर लगकर गिर गया, तो इसकी तुलना इन्होंने इससे करी कि एक ऐसा निर्णय है कि कोई धावक तो शुरुआत में तेजी से दौड़ा और आखिर में जब पहुंचने वाला था तो ठोकर लगकर गिर गया। तो ये कुछ स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट थे जो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में गांधी जी के विरुद्ध दिए गए थे। इनको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को यहाँ पर देखा। कुछ इंपॉर्टेंट हमने स्टेटमेंट्स को देखा, इंपॉर्टेंट तिथियों को देखा, इंपॉर्टेंट सम्मेलनों को देखा, किस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी, किस सम्मेलन में क्या हुआ, उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया। फैक्ट वाइज वीडियो में आपके कई सारे फैक्ट्स थे। मैंने कोशिश करी आपको एक कहानी के माध्यम से उनको समझाने का, उन सबको आपस में लिंक करने का, ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आप उनको आसानी से याद कर पाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।